Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Last lecture was about cell and it was an introductory lecture. And आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं everything about prokaryotic cells and eukaryotic cells. So let's begin this lecture. तो गाइस अभी आप देख सकते हो जैसे हमारा पहला ही जो स्लाइड है इट इज़ अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल. सो पहली बात आई वांट यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज मैं चाहती हूँ आप इस स्लाइड का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सेम टू सेम एज इट इज़ लिख लीजिए बिकॉज इसी स्लाइड में आपका पूरा सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन कि होता क्या है. तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है. इट मीन्स ऐसा सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा. तो मैं इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस तो होता नहीं है वेल डिफाइंड. तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ना वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड होता है. यहाँ पे हम न्यूक्लियस नहीं बोलते, एक फॉर्म ऑफ या एक चेन ऑफ डीएनए होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड, जीनोफोरिक, मेन जेनेटिक मटेरियल या सिंगल क्रोमोसोम भी बोलते हैं. ये आप साइड में देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन भी लगे हुए हैं. सो दैट इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोइड हेयर. यहाँ पे हम इसे न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे या इसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोल सकते हैं बट नॉर्मल न्यूक्लियस इसे नहीं बोल सकते. जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी स्ट्रक्चर में बहुत सारे डीएनए के टुकड़े पाए जाते हैं जिसे प्लास्मिड कहते हैं एंड दे कैन डू रेप्लिकेशन. इट मीन्स वो अपने आप की कॉपीज़ बना सकते हैं. ठीक है. सो हमने 2 टॉपिक पढ़े अभी तक. पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. इसमें न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड, मेन जेनेटिक मटेरियल, सिंगल क्रोमोसोम और जीनोफोरिक नाम से बोलते हैं. ठीक है. और हमने क्या पढ़ा, सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा कि जो इसमें बहुत सारे डीएनए के धब्बे पाए जाते हैं जिन्हें प्लास्मिड कहते हैं और वो अपनी कॉपी बना सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे एक इसका एडवांटेज है कि ये रेप्लिकेशन जब ये करता है ना तो मान लो मुझे अपने बैक्टीरिया को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि कोई ऐसी बीमारी आए जिससे उसको वो प्रोटेक्शन जो है वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को. ठीक है. वो बीमारी इस बैक्टीरिया में ना हो. तो मैं क्या करूँगी, एक प्लास्मिड को ले लूँगी, उसमें जो है एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर दूँगी एंड देन वापस इसमें डाल दूँगी बैक्टीरिया की बॉडी में. ठीक है, बैक्टीरिया के सेल में. तो अब जो जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाया गया है तो मान लो मैंने ये एंटीबॉडी रेजिस्टेंस जो है इसमें डाल दिया. ठीक है, ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे इसको रेजिस्ट कर सके उन डिसीज़ से. तो अब ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी कॉपीज़ बना लेगा और इससे क्या हो जाएगी, उस एंटीबॉडी के खिलाफ प्रोकैरियोटिक सेल को क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, रेजिस्टेंस मिल जाएगी. सो यहीं पे इसका सिर्फ यही एक जो है एडवांटेज है. ठीक है जी. नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ अबाउट राइबोसोम. हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि इसमें 70S राइबोसोम होते हैं. लेटर ऑन आई विल टेल यू अबाउट कि 70S एक्चुअली में है क्या. ठीक है जी. सो हमने अब राइबोसोम के बारे में भी पढ़ लिया कि इसमें 70S राइबोसोम होते हैं. अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ना सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं, उसके ऊपर से एक और वॉल ऑफ होती है मेम्ब्रेन जिसे सेल वॉल कहते हैं. ठीक है. तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे लेट मी जूम साइड. जो हमारा सेल वॉल को फाड़ के सेल मेम्ब्रेन की एक आउटर एक्सटेंशन निकलती है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं. ठीक है. सो फ्लैजिला
इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। और फ्लैजेला का काम क्या होता है, इससे जो बैक्टीरिया है या जो भी सेल है वो मोटाइल हो सकता है, मतलब ये चलने फिरने में हेल्प करता है, ठीक है। बट डेफिनेटली यूकैरियोट्स क्या होते हैं, वो एडवांस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना रहता है और यूकैरियोट्स में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है। एंड ये आपको याद रखना है कि किस में कौन से प्रोटीन का बना रहता है, क्योंकि नीट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एक्सटेंशन के बारे में भी पढ़ लिया है। नाउ इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीजोजोम्स के बारे में। तो मीजोजोम्स क्या होते हैं, अभी हमने बताया कि सेल मेम्ब्रेन की एक आउटर एक्सटेंशन होती है, ये फ्लैजेला बाहर को निकल रहा है ना, तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग्स भी होती है जिसे मीजोजोम कहते हैं। यहाँ पे 3 टाइप की मीजोजोम बताई गई हैं, दैट आर वेसाइकल, टिब्यूल एंड लेमिला। और इनका ऐसा नाम क्यों पड़ा हुआ है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर शेप। देखो कोई है ना स्फेरिकल शेप में है, कोई ट्यूब जैसी शेप में है। तो इनका काम क्या होता है, ये रेस्पिरेशन करवाने में, सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए का अगर रेप्लिकेशन करना है, इट मीन्स कॉपी बनानी है या डिस्ट्रीब्यूट करना है डीएनए को, किसी चीज़ की सिक्रेशन करनी है अंदर, सो उसमें हेल्प करते हैं मीजोजोम, ठीक है जी। सो ये आपको याद रखना है कि मीजोजोम क्या है, इनर फोल्डिंग्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इन सारे फंक्शन में। डोंट वरी, अभी मत लिखिए, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, उसके लिए मैं आपको भी टाइम दे दूँगी, अभी आप सिर्फ समझिए, ठीक है जी। हमने पहले पढ़ा न्यूक्लियोइड के बारे में कि ये क्या होता है, एक सिंगल क्रोमोसोम पड़ा रहता है, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। देन हमने पढ़ा प्लास्मिड्स के बारे में, जो कि क्या करता है, डीएनए के डब्बे हैं ये, और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने पढ़ा राइबोसोम के बारे में कि इसमें 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। देन वी रेड अबाउट फ्लैजेला, जो कि एक्सटेंशन है ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोट में अलग प्रोटीन की और यूकैरियोट में अलग प्रोटीन की बनी रहती है। देन वी रेड अबाउट मीजोजोम्स विच आर ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये क्या है, इनर फोल्डिंग, और इसके कई फंक्शंस हैं, जैसे रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती है, सिक्रेशन अगर किसी चीज़ का करना है उसमें हेल्प करती है, डीएनए के रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करती है, और सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और एक और फोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसे हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये आपको साइड में दिख भी रहा होगा, जिस पे बहुत सारे ब्लू और रेड कलर के मैंने डॉट्स जैसे बनाए हुए हैं, इसे क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर इस पे बनाया है, दैट आर पिगमेंट्स। तो क्रोमेटोफोर का क्या काम है, इसमें बहुत सारे जो है कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है जी। दैट वाज ऑल अबाउट हमारे प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारा जो इसमें लास्ट टॉपिक है, दैट आर इंक्लूजन बॉडीज़। अभी आपको साइड में डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, अभी मैंने 3 बनाए हैं इसमें, दे आर इंक्लूजन बॉडीज़। और ये क्या होती हैं, मेम्ब्रेन लेस होती हैं, इनके पास इट मीन्स कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये नहीं होती। ये तो नीट के एस्पेक्ट में जो मैंने ये स्टार्स लगा रखे हैं ना, लाइक मीजोजोम में क्वेश्चन आ गया, क्रोमेटोफोर से क्वेश्चन आ गया, यहाँ से नीट में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इंक्लूजन बॉडीज़ में भी एक टाइप है, वहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, एट द टाइम आई विल टेल यू अबाउट इट, ठीक है जी। इंक्लूजन बॉडीज़ का काम क्या होता है, ये ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो मेम्ब्रेनलेस होती हैं, और इसमें जो बैक्टीरिया है या जो प्रोकैरियोट्स हैं वो अपना मटेरियल रिजर्व करके रखते हैं, अपना फूड जो है वो या कोई भी मटेरियल बचा के रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टाइप के इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में बताया गया है, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, इसमें डेफिनेटली क्या ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज स्टोर करते होंगे। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, इसमें फॉस्फोरस करते होंगे। और अगर पिगमेंट इकट्ठा करना हो तो उसको साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल में करते हैं। देन देर इज़ वन मोर टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी मेंशन्ड हेयर,
दैट इज़ गैस वैक्यूल। और जो मैं अभी आपको बता रही थी ना कि इंक्लूजन बॉडी से कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो यहीं से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने रेड मार्क कर भी रखा हुआ है इसे। तो गैस वैक्यूल क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंक्लूजन बॉडी जो कि प्रेजेंट होती है ब्लू ग्रीन एल्गी में या पर्पल बैक्टीरिया में। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है। इंस्टेड ऑफ रिजर्विंग एनी फूड मटेरियल, ये क्या प्रोवाइड करता है? बायोन्सी। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा इस स्लाइड में, ठीक है। तो मेरे साथ जस्ट आप आंखें बंद कीजिए एंड रिवाइज कीजिए कि हमने पहले क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है वेल डिफाइंड। इंस्टेड यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसके अदर नाम भी हैं जैसे न्यूक्लियोइड, जीनोफोरिक, मेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें प्लास्मिड्स प्रेजेंट हैं जो कि क्या कर सकते हैं? रेप्लिकेशन दिखा सकते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में 70 एस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इनके पास सेल वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और फिर हमने पढ़ा कि इसमें फ्लैजेला होता है विच इज़ एन आउटर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो कि हेल्प करता है मोटिलिटी में, चलने फिरने में। यूकैरियोट्स में ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना रहता है, प्रोकैरियोट्स में ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना रहता है। वैसे ही इनर फोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की इन प्रोकैरियोट्स जो मीजोजोम बनाती हैं। 3 टाइप के मीजोजोम पढ़े हमने, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लेमेला, जो कि कई फंक्शन शो करते हैं जैसे रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सीक्रेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेप्लिकेशन, इनमें हेल्प करते हैं। फिर हमने पढ़ा क्रोमेटोफोर के बारे में विच इज़ ऑल्सो एन इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फिर इसमें क्या होता है? कुछ मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस जो है ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं जिसमें क्या होता है? फूड मटेरियल या किसी भी टाइप के मटेरियल को रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जो कि बहुत सारे टाइप के होते हैं जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फोरस ग्रेन्यूल है ना, फॉस्फोरस को अगर हमने करना हो रिस्टोर तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल, पिगमेंट इकट्ठे करने होते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा गैस वैक्यूल जो कि बायोन्सी प्रोवाइड करता है विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। सो दिस वाज इट। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारा अगला टॉपिक है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। अब सेल एनवेलप होता क्या है? इट इज़ जस्ट वॉल। अभी हम पढ़ रहे थे ना सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, तो वैसे ही हम आउटर लेयर है ना उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। सो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में 3 लेयर्स पाई जाती हैं सेल एनवेलप की। एनवेलप मतलब बाहर का जो लेयर हो, ठीक है जी। तो अभी तो हमने 2 लेयर देखी थी, सो डेफिनेटली 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में 3 लेयर होती हैं, तो हम तीनों की 3 पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो लेट मी जूम इट फॉर यू। यहाँ पे मैंने 3 लेयर्स को 3 अलग अलग कलर से दिखाया गया है, दैट आर ब्लू, रेड एंड ब्लैक। जो सबसे नीचे वाली है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। इट मीन्स ये क्या करती है? कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ ही चीज़ों को अंदर से बाहर जाने देती है, ठीक है। तो ये क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ ही सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर करने देगी, हर किसी को ही अंदर या बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है जी। इट इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज एंड नीड्स विच मीन्स इट इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो है बायोलॉजी की आपकी एनसीईआरटी की लाइन में लिखा गया है दैट सेल मेम्ब्रेन इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ एंड व्हाई इज़ इट रिटन लाइक दिस? जबकि सेल मेम्ब्रेन तो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, तो इसकी इंटरेक्ट कैसे कर देती है आउटसाइड वर्ल्ड से? इट इज़ बिकॉज क्योंकि जो भी सामान इसके अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है
वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल ही बाहर जा रहा है ना। इट मीन्स जैसे कोई भी इसके अंदर हमने चीज़ डालनी है, किसी भी सेल के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है वो बाहर से आ रही है ना, या जो भी अंदर से बाहर जा रही है वो बाहर जा रही है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ सेड, इट इज़ रिटन हेयर कि आउटसाइड वर्ड से इंटरेक्ट कर पाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दैट आर कमिंग इनसाइड एंड गोइंग आउटसाइड। ठीक है जी। अगली लेयर है सेल वॉल की, विच इज़ रिजिड। रिजिड मतलब बिल्कुल सख्त होती है, और अगर सख्त होएगी तो डेफिनेटली ये क्या प्रोवाइड करेगी, शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी बैक्टीरिया को। अब शेप में क्या होता है, इससे अगर देखो सेल वॉल अगर ना हो तो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया या तो बिल्कुल ही बड़ा हो जाएगा, बड़ा होते 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 बर्स्ट कर जाएगा, फूट जाएगा, या श्रिंक होते होते कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए हमको एक परफेक्ट शेप चाहिए होती है जो सख्त हो, ताकि जो बैक्टीरिया हो वो श्रिंक ना कर सके या बर्स्ट ना कर सके। ठीक है जी। फिर इनके ऊपर एक और कोट होता है, कोट जैसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है, जो जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट। तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया का इम्यून सिस्टम है, उसका डिफेंस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी प्रोटेक्शन हो सके। तो पहला जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, सेल वॉल शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन चीज़ों को अंदर बाहर करने में हेल्प करता है। अब ये जो तीनों की तीन लेयर हैं वो एक यूनिट की तरह एक्ट करती हैं और टुगेदर वर्क करती हैं, मतलब एक साथ इकट्ठे वर्क करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है। सो दैट वाज इन दिस स्लाइड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मॉडिफिकेशन। तो हमने सेल एनवेलप के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन जो हमारी आउटर लेयर है ना, दैट इज़ ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन देखी जाती है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया, और वो किस कंडीशन में रह रहा है। तो दो टाइप की इसकी मॉडिफिकेशन होती है। फर्स्ट है हमारी लूज स्लाइम लेयर एंड सेकंड है हमारी टफ कैप्सूल। अगर किसी कोई बैक्टीरिया चाहता है कि उसमें जो है वाटर लॉस ना हो, मान लो कोई बैक्टीरिया है वो ऐसी कंडीशन में रह रहा है जहाँ पे जो है बिल्कुल भी पानी नहीं है ना, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड इलाका है, वहाँ पे रह रहा है कोई बैक्टीरिया, तो वो तो चाहेगा ही नहीं कि उसमें से वाटर लॉस हो, एक्स्ट्रा वाटर लॉस हो। तो अपने आउटर लेयर को कुछ ऐसा बना लेगा, है ना, गिलगिला सा बना लेगा, ताकि इसमें से क्या हो, वाटर लॉस ना हो। सो जब ऐसे इलाके में रहे तो उसकी मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन ऐसी होती है लाइक लूज स्लाइम लेयर, जैसे स्लाइम की लेयर हो ना, चिपचिपी सी ना, गिल्ली गिल्ली सी लेयर होती है वो। ठीक है। लेकिन वही अगर इसको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पे बहुत सारे मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पे इसको डिफेंस सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके बहुत सारे जो है दुश्मन हैं, तो वहाँ पे तो इसको टफ़ बनना पड़ेगा ना, तो इसलिए इसको टफ़ कैप्सूल की जो है मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। यहाँ से इतना कुछ आता नहीं है मॉडिफिकेशन में, इट इज़ जस्ट फॉर यू कि लूज स्लाइम लेयर और टफ़ कैप्सूल नाम की दो मॉडिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस। Let's move on to next slide. Based on cell envelope, bacteria is divided into two types according to Christian Graham. तो क्रिश्चियन ग्राम थे, उन्होंने क्या किया था, सेल एनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड किया था, दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। मान लो अगर मैंने कोई स्टेन डाला है ना, कोई दाग डाला किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, मान लो कोई मैंने पर्पल कलर का स्टेन डाल दिया बैक्टीरिया के ऊपर, तो वो बैक्टीरिया का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ठीक है। फिर मैंने क्या डाल दिया, उसको धो दिया, मतलब स्टेन को रिमूव कर दिया, तो अगर वो स्टेन रिमूव हो गया तो वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर धोने के बावजूद वो स्टेन रहा, मतलब वो गया नहीं, स्टेन भीगा, मतलब क्या कहते हैं, पर्पल का पर्पल ही रहा, so that will gram positive. Let me again revise it for you.
क्रिश्चियन ग्राम ने सेल एनवेलप के बेसिस पे 2 टाइप में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अगर कोई बैक्टीरिया के ऊपर मैं स्टेन डालूं और वो स्टेन रहे सेम टू सेम एज इट इज़ रहे इवन आफ्टर वॉशिंग इट, तो वो ग्राम पॉजिटिव रह जाएगा। और ग्राम नेगेटिव कब होगा कि मैंने कोई स्टेन डाला और फिर उस स्टेन को रिमूव कर दिया, देन कोई और कलर का स्टेन डाल दिया। मान लो पहले मैंने पर्पल डाला, ठीक है, डल गया, पर्पल बैक्टीरिया हो गया पर्पल कलर का, देन उसको वॉश कर दिया, देन एज इट इज़ कलर हो गया। फिर मैंने उसके ऊपर और ऑरेंज कलर का कलर डाला, स्टेन डाला, तो वो ऑरेंज कलर का हो गया। इट मीन्स वो बार बार जो है स्टेन को लूज़ किया जा रहा है। मतलब ऐसे टाइप के बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव कहेंगे। ठीक है जी। सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम बार पूछा गया है इन योर क्लास 11th के एग्ज़ाम्स में। नीट में तो ये उतना पूछा ही नहीं जाता। ठीक है जी। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो अगला है सरफेस स्ट्रक्चर्स। जो बैक्टीरिया है या कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके आउटर स्ट्रक्चर में कैसे कैसे टाइप के है ना, किस किस टाइप की मॉडिफिकेशन होती है, जिसमें से हमने अभी तो पढ़ा था फ्लैजिला जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन फ्लैजिला के भी साथ साथ अलग और टाइप के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं, मतलब आउटर लेयर पे पाए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो लेट मी ज़ूम इट। The first one is flagella which provides motility to bacteria। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिया कि कैसा एक्चुअली में दिखता है। ये जो सबसे नीचे वाली है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल की लेयर है। ठीक है, ये फ्लैजिला क्या है, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। और जो एक बीच में ब्लू कलर का पॉइंट बना रखा है जिसे हुक कहते हैं, वो ऐसा पॉइंट है जो बेसल बॉडी और जो है फिलामेंट है उसको ज्वाइन करती है। देखो जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो बाहर को हमको दिखता है, इफ़ यू विल सी इट इन माइक्रोस्कोप, अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तब आपको फिलामेंट दिखेगा। ठीक है जी। तो क्या होगा, तो इसे फिलामेंट, जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर होगा जो मोटिलिटी में प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है, दैट इज़ फिलामेंट। जो नीचे जो अंदर है बैक्टीरिया के इनसाइड है उसे बेसल बॉडी कहेंगे, जो अंदर वाली साइड होता है। ठीक है, जिससे जो है फिलामेंट जुड़ा हुआ है। जैसे आपका हेयर होता है, अब जैसे बाल होता है, आपने शैम्पू वगैरह के किसी ऐड में भी देखा होगा, ऐसे ही हमारे बाल दिखाए जाते हैं कि ये एक बाल निकल रहा है, दैट इज़ फिलामेंट। और अंदर जहाँ से वो अटैच होता है हमारी सरफेस से, हमारी कोई भी जो है बॉडी के सरफेस से अटैच होता है, वो होती है हुक। और जो हमारे अब बॉडी के अंदर इंटरनल साइड है दैट इज़ बेसल बॉडी। ठीक है जी। सेकंड है हमारा फिम्ब्रे। फिम्ब्रे किस में हेल्प करता है, ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे कई बार बैट्समैन नहीं बोलते कि ग्रिप बनाने दो मेरे को बैट पे, पकड़ बनाने दो, सो वैसे ही ये भी क्या करते हैं, ग्रिप बनाते हैं, पकड़ बनाते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी होस्ट पे या रॉक पे। ये कोई मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते। ठीक है जी। इट प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो ये यहाँ पे बताया भी गया है, ये एनकरेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब ग्रिप बनाते हैं। थर्ड है पिलाई। तो पिलाई क्या है, पिलिन प्रोटीन से बना रहता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कॉन्जुगेटरी ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटरी ट्यूब, यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब भी लिखा हुआ है तो कुछ भी आप बोल सकते हो। ये भी मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक्चुअली में जो बैक्टीरिया होता है ना उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया के पास पास आ जाए तो उनके बीच एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाता है, और उसके हेल्प से क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को अपना थोड़ा सा डीएनए दे देता है, विच इज़ रेफर टू एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन देम, विच इज़ एक्चुअली हमारे अगर अकॉर्डिंग टू अस देखें इट इज़ एक्चुअली नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट जस्ट उनका हमने मन रखने के लिए बोल दिया कि ठीक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन असलियत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं होता, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं, बट हेयर देर इज़ नो गैमेट फॉर्मेशन। जस्ट हमने क्या कर दिया, डीएनए ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया। सो इस स्लाइड को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले हमने पढ़ा फ्लैजिला के बारे में जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है,
और इसके 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। दूसरा हमने फिम्ब्रे के बारे में प्रोवाइड किया, जो कि ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं और ये ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा पिलाई में, जो कि कॉन्जुगेटरी या कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगला हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। अभी हम पढ़ ही रहे थे कि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसको स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले कुछ इसके पॉइंट्स हैं, उनको रीड कर लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अच्छा वेट, तो राइबोसोम है, ये यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल ऑर्गेनेली। ठीक है, सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। दूसरा, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं और यहाँ से नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, राइबोसोम्स को। ठीक है जी। सो इसमें क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन होता है। व्हाट इज़ ट्रांसलेशन? आरएनए से प्रोटीन का बनना इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। थर्ड, इसको पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। वाई? बिकॉज जो है राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलेट ने की थी इन 1953 में। और ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, क्योंकि हमने अपने पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में भी पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं और राइबोसोम तो दोनों में प्रेजेंट होता है। इट मीन्स इट इज़ मेम्ब्रेन लेस। ठीक है, तो नो मेम्ब्रेन प्रेजेंट। नाउ लेट्स रीड अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ओके जी। सो जो राइबोसोम होता है वो 2 चीज़ों से बना हुआ होता है, दैट इज़ rRNA एंड प्रोटीन्स। rRNA क्या हुआ, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी, इन 2 चीज़ों से राइबोसोम बना रहता है। प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में दोनों ही 70S भी प्रेजेंट होते हैं और 80S भी प्रेजेंट होते हैं। हमने पिछले पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें 70S राइबोसोम होता है, विच आर बोथ प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। बाकी सारी उसमें 80S प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। सो 70S और 80S, इसका मतलब क्या हुआ? सो जो राइबोसोम होता है ना, अभी हमने पढ़ा कि rRNA और प्रोटीन के उससे बना रहता है, हेल्प से बना रहता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसके 2 यूनिट्स होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अब ये देखो, ये पूरा एक जो है लास्ट में राइबोसोम का एक स्ट्रक्चर बना रहता है। इसकी एक लार्जर यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। जब ये 2 यूनिट मिलती हैं, आपस में इकट्ठे ज्वाइन होती है, देन इट मेक्स राइबोसोम, कंप्लीट राइबोसोम। सो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि प्रोकैरियोट्स में जो लार्जर यूनिट होती है वो होता है 50S और जो स्मॉलर यूनिट होता है वो होता है 30S। ठीक है जी। जब ये दोनों मिलते हैं तो 70S राइबोसोम मिलता है। अब आप सोच रहोगे मैम 50 + 30 इट इज़ नॉट 70 है ना, ये तो 80 होता है, तो हमने इसको 70S क्यों बोला? तो हमने इसे 70S इसीलिए बोला क्योंकि इसका हम कैलकुलेशन इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं कर देते कि 50 + 30 कर लो 70 हो जाएगा, नहीं। इट इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो मान लो हमने कोई बीकर लिया, उसमें ये हमने यूनिट्स डाली 50S 30S। तो जब हमने इसको डाला, इन दोनों यूनिट्स को डाला, तो इन दोनों के मेजर्स के अकॉर्डिंग जो हमें मिला वो था 70S इंस्टेड ऑफ 80S। तो हमने यहाँ पे जो मेजर लिया था वो था नॉट डायरेक्टली एडिंग बट डेंसिटी। ठीक है जी। तो दैट्स वाई इट फ्रॉम 70S। यहाँ से कोई इतना क्वेश्चंस नहीं आता कि वाई इट इज़ 70S और वाई 50 + 30 = 70। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया कि 50 + 30 को हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, इसको डेंसिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, तब वहाँ पे 70S दिखाते हैं। ठीक है जी। वैसे यूकैरियोट में भी 60 + 40 100 होता है, बट यहाँ पे 80S इसलिए लिखा गया है
क्योंकि हमने डेंसिटी को मेजर एक्सपेरिमेंट करके देखा तो वहाँ पे ATS मिला। ठीक है जी, तो ये तो आप बस याद ही करना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोकैरियोट्स में 70S होता है विच इज़ मेड अप ऑफ 50 + 30S। यूकैरियोट्स में 80S होता है विच इज़ मेड अप ऑफ 60 + 40S। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। या फिर से देख सकते हो जो हमने S यहाँ पे पीछे बताया गया था ना, उसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। एंड इट इज़ इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ये डेंसिटी के बेसिस पे कौन कितना भारी है उसके हिसाब से हम टोटल लगाते हैं कि ये कितना हुआ। ठीक है, इसको हम ऐसे ही मतलब थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, इसको एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ता है। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या है, अभी हमने जो अभी तक सारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में मैं आपको यूकैरियोटिक सेल का ओनली ऑन इंट्रोडक्शन बताऊंगी और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने यूकैरियोटिक सेल के हर एक पार्ट को, हर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को डीप में पढ़ने के लिए। ठीक है जी, तो हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस इन पार्ट 1। तो डेफिनेटली जो यूकैरियोटिक सेल है वो ज़्यादा एडवांस होगा इन कंपैरिजन टू हमारे प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, वो ज़्यादा एडवांस होगी। व्हाट डज इट मीन कंपार्टमेंटलाइजेशन? तो इसके मतलब होता है कि अब जैसे इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। अब प्रोकैरियोट्स में तो क्या है, बहुत कुछ उतना है ही नहीं, कोई वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है ना, तो इट मीन्स हर एक चीज़ के लिए कंपार्टमेंट बने हुए हैं, वेयरएज प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स एंड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आना था इंस्टेड ऑफ कोमोलेक्स। ठीक है, वो आप देख लेना। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट। अभी हमने ये भी पढ़ा था कि फ्लैजिला में जो है, फ्लैजिला है, यूकैरियोट्स में अलग प्रोटीन का बनता है, प्रोकैरियोट्स में अलग प्रोटीन का बनता है। सो देखो ये भी चीज़ एडवांस होगी। लोकोमोटरी मतलब चलने फिरने का जो है स्ट्रक्चर, वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है जी, इट मीन्स जैसे हमारे हड्डी का स्ट्रक्चर होता है ना, पूरा एक ढांचा होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए। सो वो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं कि इसी जगह पर ये वाला ऑर्गेनेली प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा सब कुछ होता है। और हमारे यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है, जिससे क्या होता है, सेल को शेप और स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है जी, 3 टाइप के जो हैं फिलामेंट्स पाए जाते हैं इन यूकैरियोटिक सेल, दैट आर माइक्रोट्यूब्यूल, जिससे फ्लैजिला बनता है। ठीक है जी, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन से फ्लैजिला बनता है, सो दैट इज़ हेयर माइक्रोट्यूब्यूल, सेम टू सेम है, विच हेल्प्स इन मोटिलिटी। फिर आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, एंड जो थर्ड वन है वो होता है माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। ठीक है जी, लेट्स रिवाइज इट अगेन। यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होंगे, और इसमें क्या होता है, प्रोटीन फिलामेंट का नेटवर्क होता है। 3 टाइप के फिलामेंट पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा, देन बीच वाला इंटरमीडिएट फिलामेंट, और जो तीसरा और आखिरी है वो होता है माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। सो लेट्स see you again in the next lecture. Till then, bye bye guys.